नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का डिस्कशन शुरू किया और हमने पहले तो ये समझा कि अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रीवियस डेकेड्स हैज़ बीन स्पेंट इनटू डिस्कसिंग द हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, डिस्कसिंग द काउंटर फैक्चुअल्स मतलब अगर ऐसा हो जाता तो, अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो क्या पार्टीशन रोका जा सकता था, किसने क्या करना था, कैसे किसे क्या बोलना था, एंड ऑल ऑफ दोज discussions. And sometimes I feel like there is a lot of interest in those kind of discussion because it also feels good. थोड़ा सा इधर उधर एक साइड दूसरी साइड को ब्लेम करता है, और there is a little bit of anger or frustration expressed. तो इसलिए भी उस टाइप के डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं भी बहुत कुछ ऐसे डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ जहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि अरे कैसे ऐसा हो सकता था और कैसे वो हो सकता था। बट वी नो लाइक वन थिंग अबाउट हिस्ट्री इज़ कि हिस्ट्री डजेंट वर्क ऑन ऐसा हो सकता था एंड वैसा हो सकता था, विच आर काउंटर फैक्चुअल्स। जो हो चुका है उसको डिस्कस करके शायद हम ये समझ सकें कि आज जो हो रहा है उसका पुराने हमारी हिस्ट्री में क्या कनेक्शंस हैं। And that's why the conversations have now shifted more towards understanding the colonial heritage और उसके साथ हमारे कंट्री, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के क्या स्ट्रगल्स थे। और इसलिए हमने इसको 6 to 7 ब्रॉड बकेट्स में डिवाइड किया था। और लास्ट एपिसोड में हमने रेफ्यूजी क्राइसिस, रायट्स एंड एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कॉलोनियल नेशन को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन में कन्वर्ट करने में क्या क्या बैरियर्स थे और वो ऐसे बैरियर्स क्यों थे, राइट। एंड बार बार मैं इस बात पे एम्फेसिस करना चाहूंगा कि इफ वी रियली go deeper into understanding these 6 to 7 buckets which are under post independence India, right? तो हमें इनको समझ के आज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि we cannot go back and change things, but we can totally understand the nature of problems that we faced at that time and how those connect with some of the things some of the discussions that are happening in today's time. तो अब समझते हैं कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने थर्ड पॉइंट, जो पहले दो तो हमने डिस्कस कर लिए, शरणार्थियों की समस्या और दंगे और देशी रियासतों का विलय, ये हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। और आज हम एक शुरू करेंगे कि कैसे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से वी टुक अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग आवर कंट्री डेमोक्रेटिक फ्रॉम अ कॉलोनियल एम्पायर, राइट। एंड throughout this series we have covered that how Indian national movement broadened its base as it progressed, first from moderates to extremists to farmer movements to lower caste movements to women empowerment to socialist phase, and all of these were happening during, like, prominently probably in one decade or the other, with a continuous revolutionary nationalism and acts of bravery happening in each decade, which kept British on toes, and it also spread and broadened the base of national movement. हमने बार बार ये पहले भी डिस्कस किया है कि नेशनल मूवमेंट ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से निकलकर एक मास मूवमेंट बना, ये इसका जनाधार बढ़ा, इसका बेस ब्रॉडन हुआ, ये ज़्यादा इंक्लूसिव हुआ।
तो अब जब फ्रीडम मिली तो ये फ्रीडम सिर्फ किसी इस फ्रीडम की एक डेफिनेशन नहीं थी, यू नो। इस फ्रीडम की फार्मर्स के लिए अलग डेफिनेशन थी, लेबरर्स के लिए अलग डेफिनेशन थी, लोअर कास्ट के लिए अलग डेफिनेशन थी, विमेन के लिए अलग डेफिनेशन थी। फार्मर वांटेड फ्रीडम फ्रॉम जमींदार्स एंड जागीरदार्स, लेबर डिमांडेड बेटर लिविंग कंडीशंस एंड वेजेस, lower caste demanded freedom from oppression that had happened for centuries, and women demanded equal voice and equal status in a society dominated by men. तो ये सारे जो हम बकेट्स देख रहे हैं, जैसे जो डिविजन्स देख रहे हैं, इन सब में फ्रीडम, इन सब लोगों के लिए फ्रीडम का अलग अलग मीनिंग था। और इसलिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे इसलिए फोकस करना था, सो दैट वी कैन एड्रेस ऑल दीज डिमांड्स ऑफ फ्रीडम इन आवर कंट्री, राइट। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि हम लोग दो मेजर नेशनल डेज, हॉलीडेज सेलिब्रेट करते हैं, राइट। वन इज 15th अगस्त, जहां हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, and then there is 26 January, jahan we ensured social and economic justice through our constitution. Our constitution became a pathway to achieve, not just to basically solidify the political freedom, right, by creating a path to achieve economic and social justice. तो इसलिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इतना इंपॉर्टेंस है, ये एक इतना महान डॉक्यूमेंट है that takes into account the kind of challenges a country like India faced as we achieved our independence. अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को ही कैबिनेट मिशन, जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि कैबिनेट मिशन में ही एक प्रावधान था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की जाएगी विच विल वर्क टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड ये कैबिनेट मिशन के तहत पहले ही इसकी एक बैठक हो गई, एंड बट देयर वाज देन अ देयर वाज गैप बिकॉज ऑफ separation. And then this meeting began again after 15th of August 1947. अब क्या चीज, what were the things that contributed to creation of our constitution, right? तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि we were probably the third nation in so-called, उस जमाने में western world would call all the newly independent colonies or all the colonies that were earlier dominated by European powers as third world nations, है ना। और थर्ड वर्ल्ड नेशन में शायद हमारा तीसरा ही ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। पहले दो श्रीलंका और इंडोनेशिया के थे, बट दे वर मेड अंडर गाइडेंस फ्रॉम समवन, तो उसके कारण उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ गए थे जो which were not basically local to the need of the country, but were there because someone helped them create this constitution. तो हमने भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिपेंडेंटली, तब भी हमने बहुत सारे अलग अलग जगह से इसके रेफरेंस लिए, और इसीलिए फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द वेस्टर्न कंट्रीज। हमने जब बात करी थी नेशनलिज्म का, जब हमने डिस्कशन किया था, तो मैंने वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी कि दैट नेशनलिज्म इज अ यूरोपियन, इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। जो जिस फॉर्म ऑफ नेशनल, और फिर हमने डिस्कस भी किया था कि यूरोपियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म में क्या अंतर है, राइट। सो वी हैड टू थिंक अबाउट taking a few things from some of these constitution to make ourselves, our constitution robust. हमें एक मौका था कि हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की खामियों को भी एड्रेस कर सके, हम उनके वीकनेसेस को भी एड्रेस कर सके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो
जाहिर सी बात है कि पहली बात तो ये कि ब्रिटेन में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना और हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का तो इम्पैक्ट होना हम पर एक स्वाभाविक सी बात थी. देन वी ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अमेरिका टू अकाउंट फॉर द प्लूरलिस्ट नेचर एंड द साइज ऑफ आर कंट्री. हमारी कंट्री देखिए, इंडिया जो है उसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, एंड द रीजन बीइंग इज दैट इट इज फेयरली बिग, large land mass which has a tremendous amount of diversity, है ना. तो उसको अकाउंट में लेकर हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीजें हम वी वर इंस्पायर्ड बाय. एंड व्हाट वाज दैट? एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कनेक्शन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करना, राइट? हर किसी के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करना, एंड द आइडिया ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट. ऑल्दो हमारे यहां पर प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं होती है, बट द आइडिया ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया कि स्टेट मतलब राज्य के, और राज्य हमने जो हमारा एक यूनियन बना था उसमें सेंटर और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इन्वॉल्व किया गया था कि स्टेट पॉलिसी विल हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स थ्रू विच दे विल सिक्योर द राइट्स ऑफ पीपल who will not, like, जिनके लिए सोसाइटी में बहुत ऑपरेशन रहा है, जो बहुत पिछड़े वर्ग के रहे हैं इकोनॉमिकली या सोशली, उसके लिए राज्य काम करेगा. तो ये हमने आयरलैंड से लिया. जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी का प्रावधान लिया, और हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब क्या है हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उसमें हम थोड़ा इमरजेंसी की प्रावधान की बात भी करेंगे. एंड देन फाइनली रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया. तो इस तरीके से पश्चिमी देशों का हम पे, वेस्टर्न कंट्रीज का इम्पैक्ट पड़ा. दैट वाज द फर्स्ट इंस्पायरिंग, फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. The second one being, we were a British colony, and therefore जितने constitutional reform British लाए in the previous decades from let's say 1892 to 1935, जितने भी constitutional reform act आए उनका तो इस पे इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक ही था. साथ साथ जो नेहरू रिपोर्ट क्रिएट हुई थी, जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी आफ्टर हमने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, उसका भी इस पे काफी इंपैक्ट रहा. द बिगेस्ट इंपैक्ट वॉज ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि उसमें ही ऐसे बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे जिसके कारण हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प हुई. तो दूसरा इंपैक्ट हो गया ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दैट द ब्रिटिश बॉट. पहला वाला था दूसरे देशों से हमने कुछ कुछ इंस्पिरेशंस ली. और तीसरा क्या था? तीसरा है द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन. देखिए, जब पार्टीशन हुआ तो इट हैड अ ट्रेमेंडस, हमने जो डिस्कस किया, ट्रेमेंडस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, नॉट जस्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो ऑन द साइकी ऑफ द लीडर्स एंड द पार्टिसिपेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इस कारण से, ये बात हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा डिस्कस किया था, कि इस कारण से जो हमारा फेडरल नेचर था, वेयर स्टेट्स हैव ऑलमोस्ट समानांतर पावर टू द सेंटर, स्टेट और सेंटर की समानांतर पावर है. मतलब जैसे एक प्रपोजल था, अर्लियर प्रपोजल वाज टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नर इन स्टेट्स. तो वो ना होते हुए हमने इसको एक तरीके से एक यूनियन कहा, वेयर स्टेट हैज पावर सच एज इमरजेंसी एंड वेयर फंडामेंटल राइट्स कुड ऑल्सो बी लिमिटेड इमरजेंसी के तहत. और ये इसलिए प्रावधान रखा गया बिकॉज देयर वाज नाउ दिस फियर कि लोग सेसेशन डिमांड करने लगेंगे कि हमको भी अलग होना है ना. पार्टीशन के कारण वो एक बहुत बड़ा फियर क्रिस्टलाइज हो गया था, और उसका इंपैक्ट हमें अपने
कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखाई देता है. We have center having a little bit of higher level of power at than the states. And then fourth was the pressure of socio-economic conditions. उसका भी हमको बहुत बड़ा एक impact दिखता है in the way our constitution has been created. क्योंकि अगर भले ही हम कह दें कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, बट जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिए हैं. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहीं ना कहीं आप देखेंगे फंडामेंटल राइट को हल्का फुल्का कर्ब करते हैं, बिकॉज वी वांट टू से दैट वी आर going to take into account the socio-economic backwardness that we inherited when we became independent. हम लोग जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हमें लोअर कास्ट के बारे में सोचना था, हमें फार्मर्स के बारे में सोचना था, हमें लेबरर्स के बारे में सोचना था when that 300 member committee was creating our constitution. हमें सबके बारे में सोचना था. एंड इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर बैलेंस्ड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये ही वो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर जो था ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट. तो ये 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग और इंस्पिरेशंस हैं, फंडामेंटल रीजंस हैं विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. 1, द इम्पैक्ट ऑफ the Western countries. Second, British constitutional reform in the previous years before independence. Third, impact of partition. And fourth, the pressure of socio-economic conditions of India. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े से हम स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो 300 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट? और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनरी और बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल, very intellectual set of people were sitting and debating on how our constitution should be for a newly independent country that has so much of pluralities. है ना? तो यहाँ पे एकदम डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन था, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स थे. यहाँ पर आपके पास दक्षिणपंथी मतलब राइट विंग, वामपंथी मतलब लेफ्ट विंग, धर्मगुरु, धर्मनिरपेक्ष, एलीट, कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेशन, एंड इवन द कॉमन इंटेलेक्चुअल्स who were in the general population were invited to share and present their views. तो इतना ज्यादा खुले वातावरण में एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री विच इज कंसिडर्ड टू बी अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात थी. ऐसा कहीं और देखा नहीं गया. और कुछ कंट्रीज ने इसे करने की कोशिश भी करी, जैसे इंडोनेशिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने की कोशिश करी बाय टेकिंग मोर इन्वॉल्वमेंट, और वो थोड़ा सा फेलियर रहा, वो हो नहीं पाया ऐसा कुछ, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा एफर्ट था और इस स्केल पे था, इस लेवल पे ये एफर्ट था कि ये अपने आप में फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एक बहुत बड़ी बात थी. और चौथा कि जो डिस्कशंस थे उसमें जो डिसएग्रीमेंट्स थे उनको दबाने का प्रयास नहीं करा गया. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि देयर वोंट बी एनी वोटिंग, है ना? वोटिंग नहीं की जाएगी अगर कहीं डिसएग्रीमेंट है, और इन डिसएग्रीमेंट को या तो वहीं का वहीं वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, बट वोटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि वोटिंग में इट बिकम्स अबाउट टेकिंग साइड्स. तो हुआ क्या कि कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्रिस्टलाइज हो गई जिसपे उस समय कोई हल नहीं निकल पाया, एंड दैट वर लेफ्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडिया.
फॉर एग्जाम्पल बाद में चलकर अगर आप थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट केसेस लाइक केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, प्रिवी पर्स, ये सारी चीज़ें आगे चल के कोर्ट में चैलेंज हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, ह्यूज डिबेट्स बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चंस लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल्स 370, ये सारी चीज़ें आगे वाले जनरेशन्स के लिए छोड़ दी गई, पर वोटिंग नहीं करी गई। देखिए, हमको ये बात बार बार समझनी है, वोटिंग इसलिए नहीं करी गई क्योंकि एक पक्ष वर्सेस दूसरा पक्ष नहीं करना चाहते थे द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगेन गोइंग बैक टू, देयर वर फियर्स कि अगर कोई एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष के प्रति मतलब इफ देयर इज एनी एनिमोसिटी, तो ये उस समय ऐसी सिचुएशन थी जहां सेसेशन होने का डर बहुत ज्यादा था। तो इसके लिए the problems remain crystallized in our constitution for the future generation to discuss and resolve them. इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अश्योर करने के लिए बनाया गया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी से इलेक्ट हुई थी, है ना। जो इलेक्शन हुए थे उसमें अबाउट 11% पीपल हैड वोटेड, है ना। एंड उसके आधार पर जो विधानमंडल थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्ट वे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो ये एक लिमिटेशन डेफिनेटली रही। ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि बहुत डाइवर्स पार्टिसिपेशन था, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बट स्टिल वी विल काउंट दिस एज अ लिमिटेशन। दूसरा, इसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि थे। ऑलमोस्ट 82% ऑफ द मेंबर्स वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, है ना। बट हमको बार बार ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उस समय एक पार्टी, आज के तरीके की, आज की कांग्रेस और वो कांग्रेस में हमको कंपैरिजन करने से थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। उस समय ये द पार्टी वाज नॉट गाइडेड बाय parochial अप्रोच और like petty political consideration, but this was they considered themselves as representing the masses of this nation. तो ये दो लिमिटेशंस रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और अब बस हम लोग आज इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, विच वाज टेकिंग अ कॉलोनियल कंट्री टू बिकम the challenge of taking a colonial country to become an independent democratic nation, ये एक चैलेंज था। और कैसे इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश करी, उस कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या इम्पैक्ट्स आए, आज हमने ये डिस्कस किया। और मैं बार बार आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली all the episodes in the series until the point of independence, अगर आप वो नहीं भी सुनते हैं तो ये आने वाले पिछला एपिसोड और आने वाले कुछ एपिसोड जरूर सुनिएगा। बिकॉज वंस यू गो थ्रू द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के जो प्रॉब्लम्स थे, जो चीज़ें थी, जो हमको the aspects that we had to deal with and how it impacted us and our constitution, उससे आपको बहुत ज़्यादा आज के प्रॉब्लम्स समझने में भी हेल्प होगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।